हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद छगन अरोड़ा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए विलियम वर्ड्सवर्थ की फेमस वर्क द प्रील्यूड की समरी हिंदी में लेकर आया हूं, जिसकी डिमांड आप में से कुछ फ्रेंड्स ने की थी। तो फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में प्रील्यूड की जो 13 या 14 बुक्स हैं, मैं उनका एक एक स्टैंजा समरी में लेकर आया हूं। स्टार्ट करते हैं। देखिए, द प्रील्यूड। द प्रील्यूड जो है, जिसका अल्टरनेटिव टाइटल है ग्रोथ ऑफ ए पोइट्स माइंड एंड ऑटोबायोग्राफिकल पोएम। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो ये है कि प्रील्यूड का पूरा टाइटल क्या है। सेकंड क्वेश्चन बनता है कि ये किसके लिए लिखी गई थी। तो ये पोइट के फ्रेंड एस.टी. कोलरिज सैमुअल टेलर कॉलेज के लिए लिखी गई थी, और ये वर्ड्सवर्थ की लाइफ को उसके अर्ली चाइल्डहुड से बताती है। वर्ड्सवर्थ ने इस पोएम को 1798 में लिखना स्टार्ट किया था, जब वो 28 ईयर्स का था, और उसके डेथ के बाद पोस्थुमसली ये पोएम पब्लिश्ड हुई थी। प्रील्यूड ब्लैंक वर्स में लिखी गई है और 14 बुक्स में डिवाइडेड है। यहाँ पर थोड़ा सा एक कंफ्यूजन है कि ये जो पोएम है, इसके 3 डिफरेंट वर्जन पब्लिश्ड हुए हैं, और इसके तीनों डिफरेंट वर्जन अलग अलग हैं। 1805 का जो वर्जन है उसमें 13 सेक्शन है, जबकि 1850 का जो एडिशन है उस एडिशन के अंदर 14 बुक्स हैं। बात सारी सेम ही है। जो इसकी 10th बुक थी उसने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, जिसके कारण 1850 वर्जन में वो 14 बुक्स में कन्वर्ट होगी। वर्ड्सवर्थ ने सोचा था कि पहले मैं ये द प्रील्यूड लिखूंगा और एक फिर मैं और बड़ा फिलोसफिकल वर्क जिसका नाम उसने सोचा था द रेक्लूज, मैं वो लिखूंगा, और वो प्रोजेक्ट कभी पूरा नहीं हुआ। वर्ड्सवर्थ ने कभी भी इस वर्क को कोई नाम नहीं दिया था, लेकिन अपनी सिस्टर डोरथी को लिखे हुए एक लेटर में इसने कहा था द पोएम ऑन द ग्रोथ ऑफ माई ओवन माइंड, यानी कि वर्ड्सवर्थ ने इसका ये नाम सोचा था। ये भी आपको क्वेश्चन याद कर लेना है। और एक बात और याद कर लीजिए कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। ये जो पोएम है ये काफ़ी टाइम तक अनपब्लिश्ड रही, उसकी डेथ हो गई थी। उसके बाद इसकी वाइफ मैरी वर्ड्सवर्थ ने इस बुक को पब्लिश कराया और इसे इसका टाइटल दिया, यानी कि टाइटल किसने दिया था? इसकी वाइफ मैरी वर्ड्सवर्थ ने। जो बात मैंने आपको पहले बताई थी कि 1805 एडिशन में 13 सेक्शन है, जबकि 1850 एडिशन के अंदर 14 सेक्शन है। किया कुछ नहीं था, बुक 10 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। इसके अंदर जो 13 बुक्स हैं, सबकी लेंथ अलग अलग है और उनमें सैकड़ों लाइंस हैं, और ये जो एक, इसे हम एक इपिक मान सकते हैं, और इस इपिक के सारे पार्ट्स अनराइम्ड ब्लैंक वर्ड्स में हैं। एक कन्वर्सेशनल स्टाइल है, बड़ी आम बोलचाल की भाषा में लिखा गया है, डिक्शन नेचुरल है, और इसका जो स्पीच पैटर्न है वो ऑर्डिनरी लोगों के हिसाब से है। स्टैंजा में कोई पैटर्न नहीं है, जैसे कि इसकी लिरिकल पोइम में पैटर्न है वैसा कोई पैटर्न नहीं है। और हर एक बुक का एक टाइटल है जो कि उसकी लाइफ के एक पीरियड को बताता है, उसकी उम्मीदों को, उसके एक्सपीरियंस को बताता है, या बाकी कोई सूचना देता है। इसमें उसने अपने इमोशनल, स्पिरिचुअल और लिरिकल डेवलपमेंट को बताया है कि बचपन से आज तक उसका कैसा डेवलपमेंट हुआ है, और उसने अपनी सिस्टर डोरथी के साथ अपनी इंटरेक्शन को बताया है, एस.टी. कोलरिज के साथ उसके कोलैबोरेशन को बताया है। जो नरेटिव थ्रेड है उसमें इसने जो वहाँ ह्यूमैनिटी है उसके ऊपर इसने बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन दिया है। ये मानता है कि इसका लोगों में बड़ा ही स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, और वो लोगों की पावर को मानता है कि लोग अपनी लाइफ को खुद क्रिएट कर सकते हैं। और पोएम के एंड में ये डिवाइन ऑर्डर को प्रेस करता है, यानी कि गॉड की प्रेस करता है। तो देखिए, बुक फर्स्ट और सेकंड का टाइटल इन्होंने रखा है इंट्रोडक्शन, चाइल्डहुड एंड स्कूल टाइम, स्कूल टाइम कंटिन्यूड। पहली का रखा इन्होंने इंट्रोडक्शन, और सेकंड का इन्होंने रखा
चाइल्डहुड एंड स्कूल टाइम और स्कूल टाइम कंटिन्यूड। ठीक है, इस जो है इसके अंदर उन्होंने पोइट के चाइल्डहुड और यूथ पर फोकस किया है। वो अब कहाँ रहता था? वो नॉर्थ वेस्ट इंग्लैंड में रहता था और पहले ये अब्रोड रहता था। अब्रोड से वापस नॉर्थ वेस्ट इंग्लैंड में रहने के लिए आया और वहाँ उसको अपनी राइटिंग के लिए सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट और मीनिंगफुल थीम्स मिली। वो अपने फर्स्ट ईयर्स और अपने एक्सपीरियंस बताता है। जैसे कि इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको हमेशा याद रखना है कि इसने एक बोट स्टीलिंग एक्सपीरियंस बताया है। ये जो कुछ नहीं करता, ये एक जैसे ये नदी के किनारे रहते हैं, वहाँ पर ये नाव चलाते हैं लोग। तो ये बच्चे क्या करते हैं, दोपहर को गए, कोई भी नाव ली और उसको उसमें थोड़ा सा घूमकर वापस आ गए। और एक ये आइस स्केटिंग में एक्सपीरियंस लेता है। तो इससे वो बताता है कि कैसे इसको नेचर ज़्यादा समझ में आने लगी, नेचर ज़्यादा समझ में आने लगी और ये अपनी इमेजिनेशन पर विश्वास करने लगा। यानी कि कल्पना करता है कि नेचर जब जब ये बोट स्टीलिंग करता है, यानी कि जब ये किसी की बोट को ऐसे चोरी करता है तो इसको ऐसा लगता है कि नेचर मुझ पर नाराज है, उसकी जो आंखें हैं वो लाल लाल हो गई हैं, इसको सारी तरफ ग्लूमीनेस नज़र आती है। तो कुछ इस तरह के एक्सपीरियंस ये बताता है। बुक थर्ड का नाम है रेजिडेंस एट कैम्ब्रिज। यहाँ पर अब वो मैच्योर हो चुका है और वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में क्लासेस ले रहा है। यानी कि इसकी एजुकेशन कहाँ हुई थी? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हुई थी। जो स्टूडेंट टाइम है वो मिक्स्ड है, क्योंकि ये पूरी मिक्स क्यों है? क्योंकि ये पूरी तरह से अपने कोर्स पर कंसंट्रेट नहीं करता है या ये अपने फेलो स्टूडेंट से कोई बात नहीं करता है। ये उनके साथ इंजॉय तो करता है लेकिन हमेशा सॉलिट्यूड, अकेलापन ढूंढता है। यूनिवर्सिटी में इसको फील होता है कि मुझे तो एक ऐसा पोइट बनना है जो कि प्रील्यूड लिखेगा। वो एक लाइन बोलता है, ईच मैन इज मेमोरी टू हिमसेल्फ। हर एक आदमी अपने आप में यादें होता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवलिंग करता है, जब भी मौका मिलता है ट्रैवलिंग करता है। लेकिन अब आपको पता है जो भी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है तो ट्रैवलिंग उसको रोकती है। हालांकि इसको बुक्स में बहुत इंजॉय आता है और ये यूनिवर्सिटी के ट्रेडिशन को भी खूब इंजॉय करता है। बुक 4 का नाम हमने देखा है, इसका नाम है समर वेकेशन। अब वर्ड्सवर्थ क्या है, अपनी इमेजिनेशन में वेकेशन करता है और इमेजिनेशन में ग्रो करता है। वो अपने आप को समझने की कोशिश करता है और वो अपने जो परसेप्शन है उनको ज़्यादा से ज़्यादा समझता है, अपनी कल्पनाएं, अपने विचार, इनको समझता है। अब इसमें ये एक और घटना बताता है जिसमें ये गरीब आदमी से मिलता है, एक गरीब डिस्चार्ज सोल्जर से मिलता है। यानी कि मतलब ये जो एक ऐसा सिपाही जिसे आर्मी से निकाल दिया गया और जो इधर उधर घूम फिर कर भीख वगैरह मांग रहा है, ऐसे एक सोल्जर से मिलता है। और ऐसे बहुत सारे गरीब अकेले लोग इसको मिलेंगे, बाद में इसकी लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे। ये एक पर्टिकुलर घटना है, बुक 4 में है। एक इम्पोर्टेंट घटना है जो इसने बोट चुराई थी, एक इम्पोर्टेंट घटना है जो ये आइस स्केटिंग करता था और इसके बाद में ये इम्पोर्टेंट घटना है। पार्ट 5 में ये बुक्स के बारे में बताता है, ये अपनी एपिसोडिक एजुकेशन के बारे में बताता है और फिर ये बताता है जब इसे कोलरिज मिलता है तो कोलरिज का इसके ऊपर क्या इन्फ्लुएंस पड़ा। एक पर्टिकुलर बात ये बताता है, एक स्पेनिश इपिक है डॉन कीहोटे। तो डॉन कीहोटे जो है ये कार्वेंटिस का लिखा हुआ है, इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है। डॉन कीहोटे जो है ये, इसने इस डॉन कीहोटे को पढ़ा और इसके बाद इसको एक बड़ा अजीब सा सपना आया कि एक कैमल पर, एक ऊंट पर एक अरब देश का व्यक्ति बैठा है। ये अरब देश का व्यक्ति है, ये दुनिया के अंदर के बारे में प्रोफेसिव भविष्यवाणियां करता है, इंसानों की भविष्यवाणियां करता है, कला की और बाकी लोग चीज़ों की भविष्यवाणी करता है। इस बुक में वो ये बताता है कि जो इसकी फेमस लाइन है, मैन आर कोट बिटवीन द ड्रीम्स ऑफ इमोर्टेलिटी एंड एक्सेप्टेंस ऑफ लिमिटेशन। यानी कि इंसान जो है एक तरफ वो अमरता का सपना देखते हैं और दूसरी तरफ वो ये मान लेते हैं कि हम अमर नहीं हो सकते हैं। अब इसके इसी बीच इसकी मदर की डेथ हो जाती है, जिसके बाद में वो ये बहुत लंबे टाइम तक वो ये बताता है कि बच्चों को नेचर बेस्ड एजुकेशन देनी चाहिए, उनको बुकिश नॉलेज पर ज़्यादा जोर नहीं देना चाहिए।
वो ये कहता है कि बच्चे पहले ही नॉलेज, नेचर से नॉलेज को ऑब्जर्व कर चुके हैं, वो उनका जो नेटिव कंटेंट है, जहाँ पे वो रहते हैं, कंटेंट कॉन्टिनेंट है, वहाँ से उन्होंने नेचर को खूब सारा एब्जॉर्व कर लिया है। बुक 6 का नाम रखा गया है कैम्ब्रिज एंड दी एल्प्स। एल्प्स वहाँ की एक बहुत फेमस पहाड़ियाँ हैं। तो अब वो इंग्लैंड से अब्रॉड के एक्सपीरियंस को बताता है। उसने अपनी एजुकेशन छोड़ दी थी, ठीक है, और वो लंबे लंबे एक्सक्रूजन पे जाता है, बाहर घूमने जाता है, और वो एल्प्स पर हाइक्स पर जाता है। एल्प्स जो है वो फ्रांस के बॉर्डरलैंड है, वो फ्रांस, स्विट्जरलैंड और इटली के जो बॉर्डर है वहाँ पर पहाड़ियों पर जाता है। वो और उसके फ्रेंड जो है वो बड़े हाईएस्ट माउंटेन पास को लगभग पास कर लेते हैं, लगभग पास करते हैं, मतलब ये इमेजिनेशन की सुप्रीमेसी को बताता है। वो फ्रांस में आकर बड़ा खुश होता है क्योंकि वहाँ पर आपको पता है ना, फ्रांस में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई थी, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने वहाँ के लोगों की ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा बदल कर रख दिया था, इसलिए फ्रांस में आकर बड़ा थ्रिल फील करता है। बुक 7 का नाम है रेजिडेंस इन लंदन। यहाँ पर पोइट जो है वो वापस लंदन आता है, यूरोप से घूमकर वो लंदन आ जाता है। इसमें वो लंदन की अर्बन लाइफ को पूरे डिटेल में बताता है, जो कि नेचुरल लाइफ से बहुत ज़्यादा अलग है। इसमें ये सड़कों, वहाँ के मेले, थिएटर, वहाँ की दुकानें, चर्च और आम जिंदगी जो 1795 की लाइफ थी, उसके सारे एस्पेक्ट, सारे पक्ष के अंदर बताता है। यहां पर आप देखिए इमेजिनेशन और रियलिटी के बीच में एक कॉन्ट्रास्ट होता है। बुक 8 है रेट्रोस्पेक्टिव लव ऑफ नेचर लीडिंग टू लव ऑफ मैनकाइंड। इसमें ये लंदन लाइफ के जो और डिस्क्रिप्शन बताता है और साथ ही रूरल एग्जिस्टेंस को बताता है, यानी कि अब ये गांवों के बारे में भी बताता है। दोनों के बीच में बड़ा अच्छा कॉन्ट्रास्ट इसने बताया है। और जैसे ये शेफर्ड का वहाँ के जो गडरी हैं उनके बारे में बताता है कि हमारे यहाँ तो राजा महाराजा के क्लासिकल टाइम से आज तक गडरियों का ट्रेडिशन चल रहा है। फिर वो कहता है कि लव टू नेचर जो है, लव ऑफ नेचर, वो एक तरह से लव ऑफ मैनकाइंड है। लव ऑफ नेचर कोई आदर्श स्टेज में नहीं बताता है, बल्कि वो कहता है कि हर इंसान को और समाज को हर रोज लव ऑफ नेचर करना चाहिए। अगर वो लव ऑफ नेचर रखते हैं तो वो लव ऑफ मैनकाइंड भी रखेंगे। इसके बाद में पोइट वापस यूरोप जाता है। फ्रांस में इस टाइम जो रिवॉल्यूशन की का जो चक्कर चल रहा था ये उसके अंदर है, पर वर्ड्सवर्थ पॉलिटिकल इवेंट्स पे ज़्यादा अटेंशन नहीं देता है, बल्कि वो इंसानों की लाइफ पर ज़्यादा ध्यान देता है। वहाँ पर इसकी एक दोस्त है जिसका नाम है माइकल ब्यूपाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो जो कुछ भी इसने सीखा है ना, वो इसने इस पर्सन से सीखा है। ये पर्सन लड़ाई में लड़ता हुआ मर गया था, तो माइकल ब्यूपाई जो है ये इसको सारा कुछ बता के मरता है। बुक 10, अब कुछ एडिशन में इसी बुक को 10 और 11 में कर दिया गया था, स्प्लिट कर दिया गया था। और इसके बाद में देख लीजिए, अगर हम इसको 10 मान रहे हैं तो कुछ एडिशन में इसको 10 और नेक्स्ट को 11 मानेंगे। इसका नाम है रेजिडेंस इन फ्रांस। वो रेजिडेंस फ्रांस के अंदर अपने रेजिडेंस के बारे में बताता है, जिसमें वो देश के अंदर चल रही इंटरनल स्ट्रगल के बारे में बताता है। और वो जो लोग रिवॉल्यूशन में थे, रिवॉल्यूशन में कई तरह के लोग थे, उन लोगों के बीच में आपस में क्या टेंशन चल रही थी ये उसको बताता है। अब इसका जो भ्रम टूट जाता है क्योंकि इसने सोचा था वहां पे एक रिफॉर्म होगा, एक बदलाव होगा। अब वो बदलाव तो होता नहीं है। और आपको पता है अगर कोई बदलाव होता है तो वॉयलेंस से होता है, क्रांति हिंसा से होता है, वहां लड़ाई झगड़े से होता है। और ये बेचारा बड़ा उससे डिसइल्यूजन हो जाता है, ये वापस इंग्लैंड आ जाता है। और अब आपको पता है कि इंग्लैंड और फ्रांस दोनों अब ऑफिशियल एनिमी हो जाते हैं, दोनों में आपस में लड़ाई हो जाती है। तो ये अपना पूरा टाइम पॉलिटिकल और फिलोसफिकल रीडिंग को देता है, ताकि ये अपना जो इसका जो फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड है उसके अंदर ये एक ऑप्टिमिस्टिक पॉइंट था। जो नेचर से जुड़ा होता है बंदा है ना, वो ऑप्टिमिस्टिक होता है। ये आज भी ये अपने लिबर्टी के बिलीफ को समझता है, आज़ादी के अंदर जो इसका विश्वास है, एक बेटर लाइफ के अंदर जो इसका विश्वास है। और वो एक बहुत ही फेमस लाइन है इसका, टू बी यंग वाज हेवन इन दोज डेज, यानी कि जब कोई पर्सन रिवॉल्यूशन के टाइम में अगर वो जवान था तो वो बहुत ज़्यादा खुश नसीब था। बुक 11 इमेजिनेशन एंड टेस्ट हाउ इम्पेयर एंड रिस्टोर्टेड। इसमें अपनी पर्सनल इंसाइट को बताता है कि उस टाइम पोइट का मेंटल और इमोशनल स्ट्रगल कैसा था जब वो वापस इंग्लैंड आता है।
और उसे अपनी लाइफ को एज ए पोइट दोबारा बनाना होता है। वो रीजन और पैशन के बीच में चलता है और वो दोनों का बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। लास्ट में उसको स्पोर्ट्स ऑफ टाइम में उसको एक मीनिंग मिल जाता है। वो जो छोटे छोटे इवेंट्स उसने पहले देखे थे ना, उन इवेंट्स की घटनाओं को वो याद करता है, जिससे उसकी लाइफ को एक डायरेक्शन और इंस्पायरेशन मिलती है। इमेजिनेशन एंड टेस्ट हाउ इम्पेयर्ड एंड रिस्टोर्टेड कंक्लूडेड। ये बुक 11 का कंटिन्यूशन है। इसमें वर्ड्सवर्थ जो है वो साल्सबरी प्लेन जो कि इंग्लैंड के साउथ में, उस पर अपने रिफ्लेक्शन देता है, जिसे वो सॉरम्स प्लेन कहता है। वो उन एंशंट लोगों के बारे में विचार करता है जिन्होंने स्टोन हेंज बनाए थे। स्टोन हेंज वहाँ पे अगर आपने देखा होगा ना कि ये ऐसे करके पत्थर से खड़े हैं, वो ये उन लोगों को, इंग्लैंड में एक बड़ी फेमस जगह है, अगर आप इसे गूगल करोगे, मैं इसकी पिक्चर लाना भूल गया, तो वो उन लोगों के ऊपर देखता है जिन लोगों ने ऐसे पत्थर बनाए थे जो कि ऐसे मैदान में खड़े हैं, और इनके अकॉर्डिंगली वो ह्यूमन नेचर की वैरायटी की बात करता है। और बुक 13 है कंक्लूजन, जो कि इस एपिक पोएम को एंड कर देती है। यहाँ पे वो नेचर के प्रति अपने प्यार को रिपीट करता है। वो कहता है नेचर सुप्रीम टीचर है, नेचर अथॉरिटी है। इमेजिनेशन जो है उसके कारण ये इमोशंस को रिमेंबर कर पाता है और उन पर रिफ्लेक्ट कर पाता है ताकि ये मीनिंग ढूंढ सके। पोइट जो है वो उसको सुप्रीम इंसाइट मिलती है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा अंतर्दृष्टि आ जाती है जब वो माउंट स्नो डाउन को वेल्स में चढ़ता है। ये एक्सपीरियंस उसने 1791 में लिया था, जो कि यहाँ पर वो अब बताता है, मेटाफोरिकल वे में बताता है। और वो उस पहाड़ी पर चढ़ने को भगवान की तरफ जाना मानकर उसमें वो लाइट और ट्रुथ को देखता है। फिर वो उस हर चीज़ को प्रेस करता है जो उसने एक्सप्लोर की, जो उसने कॉलेज के साथ सीखी, जो उसने डॉर्थी के साथ सीखी, और अपने आसपास के जो पास्ट के जो महान लोग थे उनके साथ सीखी। और इस तरह से मेरे भाई ये जो पोइम है ये एंड होती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक बार, बहुत बड़ी पोइम है ये तो आप देख ही चुके हैं, ये 12 बुक की 14 बुक की एक इपिक है, एक महाकाव्य टाइप में लिखी हुई ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। और कोई खास इंटरेस्टिंग भी नहीं है। मैंने इसकी फर्स्ट 2 बुक्स पढ़ के भी देखी थी, लिटरली मैंने लाइन टू लाइन पढ़ के देखी थी। तो जो मैंने आपको बताया ना, बस वही कुछ खास घटनाएं हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा। अगर आपको लगता है कि मेरे इस वीडियो से आपको कोई हेल्प हुई है तो फ्रेंड्स, मेरे को मोटिवेट करने के लिए लाइक करना ना भूलें, और अगर आपको लगता है कि हाँ ये ठीक है तो आप कमेंट भी करें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।